सबसे पहले तो सभी सीनियर सिटीजन्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और रिटायरमेंट पर आपको बहुत सारा फंड मिला है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट पर मिलने वाला फंड 100% टैक्स फ्री होता है। लेकिन आप गलती कहाँ पर करते हैं कि आप अपने इस फंड को अपनी आईटीआर में नहीं दिखाते हैं। रिटायरमेंट फंड हमें ऑनलाइन मोड से मिलता है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपको कितना पैसा मिला है। अगर आप इसे अपनी आईटीआर में नहीं दिखाते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट और आपका आईटीआर मिसमैच करता है और तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी तो कुछ नहीं लगाता है क्योंकि ये आपका रिटायरमेंट का पैसा है, 100% टैक्स फ्री है। लेकिन एक बिना बात की टेंशन आपको हो जाती है और रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको अननेसेसरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। इसीलिए अपनी आईटीआर को कंप्लीट रखें और सारी इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली डिस्प्ले करें। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या पीएसयू एम्प्लॉय हो, अगर आपको रिटायरमेंट पर कोई भी टर्मिनल बेनिफिट्स मिले हैं तो उनको आप अपनी आईटीआर में कैसे दिखाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक शीट भी प्रिपेयर की है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एप्लीकेबल टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज असेसमेंट ईयर 26-27। यहाँ पर हम कौन कौन सी इनकम्स कंसिडर करेंगे अपने आईटीआर में। सैलरी फुली टैक्सेबल है। ओल्ड रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, न्यू रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अनकम्यूटेड पेंशन, सैलरी के साथ साथ आपको पेंशन भी मिली है, मतलब आधे साल आप सैलरीड एम्प्लॉय थे और आधे साल आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको पेंशन मिल रही थी। तो जो भी अनकम्यूटेड पेंशन है वो फुली टैक्सेबल होती है और पेंशन से भी हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, न्यू रिजीम में 75,000 का। तीसरा आता है ग्रेच्युटी। 12 लाख की हमें ग्रेच्युटी मिली है जो कि 100% टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन इसे आईटीआर में दिखाना बहुत ज़रूरी है। ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1010 और इसमें एक अपर कैप भी है, 25 लाख तक ही आप ग्रेच्युटी को एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैप लगाई गई है। लीव एनकैशमेंट 10 लाख लिया है हमने, ये भी 100% टैक्स फ्री होता है और ये टैक्स एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10AA) में। कोई अपर लिमिट इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन तो टैक्सेबल होती है, जो हमने ऊपर देखा। कम्यूटेड पेंशन 15 लाख हमने ली है, ये टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, ये भी 100% टैक्स एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(10A) में और इसमें भी कोई अपर लिमिट नहीं है। इसके बाद है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 5 लाख रुपए हमने दिखाए हैं आईटीआर में और ये फुली टैक्स एग्जेम्प्ट है, सेक्शन है 10(11). नेक्स्ट है एनपीएस से आपको पैसा मिला है। एनपीएस में 60% पार्ट फुली एग्जेम्प्ट होता है और बाकी का 40% एज अ एन्युटी टैक्सेबल माना जाता है, जो कि अगेन आपके सैलरी हेड में ही जाकर क्लब हो जाता है। सभी तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। जैसे कि हमने ये एनपीएस देखा, एनपीएस में 40% पार्ट आपका टैक्सेबल होता है और 60% टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा बेनिफिट आपका फुली एग्जेम्प्ट है, कौन से बेनिफिट पर आपको अपर कैप दी गई है और कौन सा बेनिफिट आपका टैक्सेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीआर फाइलिंग। आ जाते हैं अपने आईटीआर 1 फॉर्म पर। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशंस इनको कंफर्म करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं या पीएसयू पेंशनर हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अदर्स पेंशनर सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर पेंशनर हैं। प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स के लिए अलग रूल एप्लीकेबल होते हैं, अलग तरह से कैलकुलेशंस होती हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह इनके लिए पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको रिजीम कौन सी चूज करनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो येस करेंगे और अगर आपको न्यू में ही रहना है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी सैलरी प्लस पेंशन इनकम, जो कि हमारा टैक्सेबल पोर्शन है, वो 12 लाख रुपए के अंदर आ रहा है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट बैंक डिटेल्स हैं। किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लेंगे और जो भी आपके इंडिया के अंदर बैंक्स हैं जो ऑपरेटिव कंडीशन में हैं उनको आपको यहाँ पर ऐड करना होता है।
अगर कोई बैंक यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके बैंक की डिटेल्स को ऐड भी कर सकते हैं। कंफर्म कर दिया। यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंफर्म कर दिया। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। एडिट पर क्लिक करेंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट देना है जो भी आपको एज अ सैलरी मिला है या एज अ पेंशन मिला है या फिर आपको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं। अगर आपके फॉर्म 16 में रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिखाए गए हैं तो आप यहाँ पर लेंगे, और अगर नहीं दिखाए गए हैं तब भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स को एज अ सैलरी यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद में हम उनको एज अ एग्जेम्प्ट दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि वो आपकी सैलरी का ही पार्ट है इसलिए आपको यहाँ पर टोटल फिगर को लेना होगा। तो यहाँ पर हम टोटल फिगर ले लेते हैं जो हमारे सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का अमाउंट है। टोटल है हमारा 49 लाख्स। अगर ये हमारा टोटल अमाउंट 50 लाख्स को क्रॉस कर जाता या 50 लाख्स हो जाता तो आप ITR 1 के परव्यू से बाहर हो जाते, तब आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ती, क्योंकि ITR 1 फाइल करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 49 लाख्स हमने यहाँ पर ले लिया। अब जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट हैं उनको हम एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 10(10) डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, यहाँ पर हम ग्रेच्युटी का अमाउंट ले लेंगे। 12 लाख्स हमने यहाँ पर दिखा दिया। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लीव इनकैशमेंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10(10)AA, यहाँ पर हमने 10 लाख्स ले लिया। अगेन हम ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन सेक्शन 10(10)A को ले लेंगे। कम्यूटेड पेंशन 10 लाख्स की है हमारी, सॉरी ये हमारी 15 लाख की है कम्यूटेड पेंशन। सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमने यहाँ पर एज अ एग्जेम्प्ट इनकम ले लिए और हमारी जो नेट सैलरी आ जाएगी वो 12 लाख आ गई। ये 12 लाख्स कैसे आए हैं? जो हमारी सैलरी इनकम है और जो हमारी पेंशन इनकम है मंथली वाली, वो दोनों टैक्सेबल हैं। दोनों का टोटल यहाँ पर आ गया है। सैलरी है हमारी 5 लाख्स की और मंथली पेंशन है हमारी 7 लाख्स की। दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा और इसमें से हमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और हमारी नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब क्योंकि ये 12 लाख रुपए से कम है तो ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई। कोई भी टैक्स इस ITR में आपको नहीं देना होगा, ना ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर और ना ही आपके सैलरी के अमाउंट पर। नेक्स्ट, अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी आपको रेंटल इनकम है तो आप वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपके AIS से ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है अपने AIS और 26 AS से कि ये डेटा मैच कर रहा है। यहाँ पर आपके डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, इनकम टैक्स रिफंड पर कोई इंटरेस्ट मिला है वो, ये सारी फिगर्स यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमारी 2 चीज़ें अभी रह गई हैं। एक तो जो हमें प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला है और दूसरा जो हमें NPS में पैसा मिला है। इसके लिए हम एग्जेम्प्ट इनकम के शेड्यूल पर आएंगे। ऐड अनदर, यहाँ से हम सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए सेक्शन 10(11) है। यहाँ पर आपको मिलेगा सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसीज और कॉन्ट्रीब्यूशंस सच एज LIC, NPS, PF, सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने सब कैटेगरी। यहाँ पर आपको सेक्शन मिलेगा 10(11) स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर जो भी आपको अमाउंट मिला है वो दे देंगे आप। जैसे कि हमने अपनी शीट में 5 लाख दिखाया था तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, सेव कर दिया। अब आपको एक और दिखाना है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। NPS से पैसा मिला है, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सम रिसीव्ड फ्रॉम, अगेन वही वाला हमने सेलेक्ट किया, इसमें NPS के लिए भी दिया हुआ है। सब कैटेगरी में
सेक्शन 10(12)(a) एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस टू एन एसएससी। और यहाँ पर हम अमाउंट दे देंगे एनपीएस का 3 लाख। और ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 60% पोर्शन ही एग्जाम्प्ट होता है। अगर ये 3 लाख आपका फुल अमाउंट है तो इसका सिर्फ 60% आप यहाँ पर लिखेंगे और जो 40% पार्ट है वो आप सैलरी में ऐड बैक करेंगे और वो आपका टैक्सेबल होगा। एजम्पशन किया है कि ये जो हमें अमाउंट मिला है ये 60% विड्रॉल वाला अमाउंट है। इसे सेव कर दिया। इसके बाद अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर और उनका प्रॉफिट 1.25 लाख से कम का है तो आप ITR 1 में इस कॉलम में दिखा सकते हैं। इसके बाद डिडक्शंस का शेड्यूल है। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस कोई अलाउड नहीं है तो बस ओपन करेंगे, कंफर्म कर देंगे। टैक्सेस पेड के शेड्यूल में भी ओपन करेंगे, कंफर्म कर देंगे। कोई भी TDS आपके 26 AS में दिख रहा है तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, लेकिन आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है 26 AS से कि कितना TDS आपके इस वाले शेड्यूल में आ रहा है। वैसे जो आपकी सैलरी और पेंशन इनकम है वो 12 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ होगा, इसीलिए इस वाले शेड्यूल को भी ओपन कंफर्म कर देंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर इन केस कर लिया गया है तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल हमारा टैक्स लायबिलिटी का आ जाता है। यहाँ पर टैक्सेस की कैलकुलेशन होगी और कोई भी टैक्सेस 12 लाख रुपए तक की इनकम पर नहीं बनते हैं तो इसे भी आपको बस ओपन कंफर्म कर देना है। कोई टैक्स नहीं बनेगा। कोई TDS अगर डिडक्ट हो गया है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आप एक बार ITR का प्रीव्यू देख लेंगे और अपनी ITR को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप इसे आधार OTP से E-वेरीफाई कर लेंगे और अगर आप तुरंत E-वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको E-वेरिफिकेशन के लिए 30 डेज का टाइम दिया जाता है। तो ये था पूरा डेमो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स को ITR 1 में कैसे दिखाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको ITR 2 की फाइलिंग करनी है और आपको मुश्किल हो रही है अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिखाने में तो आप हमारी ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।